तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखने वाले केमिकल रिएक्शन, थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन का बच्चों यहाँ पर रिव्यू करेंगे। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल काइनेटिक्स की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब होता है बच्चों वेलोसिटी से, जो केमिकल रिएक्शंस है हमारी उनकी वेलोसिटी किस तरह से रहेगी, उनके चलने का रेट क्या रहेगा, रेट ऑफ द रिएक्शन की बात यहाँ पर होने वाली है। तो रेट ऑफ ए रिएक्शन जो बच्चों रेट मतलब में है, जैसे कि रिएक्टेंट ए है, ए से कितना फास्ट ये बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए से ये भी चल रहा है, जैसे कि हमारी गाड़ी चलती है या फिर ट्रेन चलती है, उसकी जो स्पीड होती है, इसकी स्पीड क्या है, इसकी कंसंट्रेशन किस तरह से चेंज हो रही है। जैसे कि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर क्या चीज़ चलती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है प्रोडक्ट में। तब यहाँ इसकी अगर हम बात करते हैं, रिएक्शन रेट की बात अगर हम करते हैं बच्चों, तो जैसे कि हम स्पीड की बात करते हैं तो कहते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल करती है गाड़ी यूनिट टाइम में, कितने यूनिट टाइम में, टाइम से डिवाइड किया गया है। यहाँ पर रिएक्शन के रेट की अगर बात करते हैं तो क्या कहते हैं बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता चेंज हो रही होती है, ए से बी में इसके नंबर ऑफ मोल कितने रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में चेंज हो गए, कितनी चेंज, यहाँ पर चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल की यहाँ पे बात करते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन जो हमारे सपोज चेंज इन कंसंट्रेशन डी फॉर चेंज है, डी एक्स अपॉन यूनिट टाइम में डी टी 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 से डिवाइड करती है। तो रिएक्शन रेट जो लिखा जाता है बच्चों किस तरह लिखा जाता है, चेंज इन कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में रहता है डी टी टाइम, जैसे कि स्पीड रहता है। तो यहाँ पर हम स्पीड देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे, रिएक्शन किस तरह से दौड़ती है। और इनका जो रेट है, द रिएक्शन इज चेंजिंग, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट जो है रिएक्शन का इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, लगातार चेंज होता रहता है थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन जब तक चल रही है उस समय तक उसका रेट जो फिक्स नहीं रहता है बच्चों, वो चेंज होता रहता है। स्टार्टिंग में कुछ है तो लास्ट तक कुछ रहेगा, क्योंकि जो रेट है हम आगे देखने वाले हैं वो डिपेंड करता है बच्चों, रिएक्शन का रेट जो होता है प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन की, और कंसंट्रेशन रिएक्शन की डिक्रीज होती जाएगी। रिएक्टेंट से जैसे जैसे हम प्रोडक्ट में चेंज होते रहेंगे, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता रहेगा प्रोडक्ट की तरफ को, तो एक ही कंसंट्रेशन घट रही होगी तो रिएक्शन के साथ में रेट भी कम हो रहा होगा। तो हम यह कह रहे हैं रिएक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, तो ये चेंज होता रहता है, रेट फिक्स नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो बात करते हैं इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी क्षण किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस रिएक्शन का रेट कितना है, तो उस समय इसीलिए डिफ्रेंसिएशन है, पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर क्षण पर उसमें कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई और कितना समय लगा, डी एक्स अपॉन डी टी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन लिखा किस तरह से जाता है, हम इसको रिएक्टेंट की टर्म में भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो जब हम रिएक्टेंट की टर्म में लिखते हैं बच्चों तो यहाँ पर यहाँ माइनस लगाते हैं, जब प्रोडक्ट की टर्म में इसको लिखते हैं तो यहाँ पर प्लस साइन लगाया जाता है। रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होती है, डी ए अपॉन डी टी। तो समय के साथ में ए डिक्रीज हो रहा होता है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या आएगी, माइनस आएगी, क्योंकि ये डिफरेंस है कंसंट्रेशन का। डी ए किस तरह से लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन लिखी जाएगी बच्चों फाइनल, किसी चीज का डिफरेंस करना है, डी फॉर डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, तो क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि कुछ रिएक्टेंट किस में चेंज हो गया होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा, तो इसलिए माइनस साइन यहाँ पर आता है और टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी ये नेगेटिव। तो जब इसको रेट को, रिएक्शन के रेट को हम रिएक्टेंट की टर्म में लिखते हैं तो वहाँ पर एक माइनस लगाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की टर्म में लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है, पॉजिटिव साइन यहाँ पर आता है। सारे बराबर है, चाहे तो ए की टर्म में लिख लो रेट को, चाहे बी की टर्म में लिख लो, रिएक्टेंट की टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस आता है। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम बराबर, तो आप किसी भी टर्म में लिख सकते हो, बस इतना ध्यान रखना होता है। रिएक्टेंट की टर्म में लिख रहे हैं तो वहाँ पर माइनस, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होती है, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होती है, तो ये पॉजिटिव साइन यहाँ पर रहता है। जनरल रिएक्शन अगर बच्चों को कोई कोफिशिएंट्स है तब अगर हम रेट लिखना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन की हम अगर बात करनी चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनसे डिवाइड किया जाता है अपॉन ए। तो यहाँ बी की टर्म में अगर रेट लिखना चाहेंगे तो 1 अपॉन बी, प्रोडक्ट 1 अपॉन पी, 1 अपॉन क्यू। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर यहाँ पर जैसे ये रिएक्शन है, इसका रेट अगर हम लिखना चाहें तो रेट इक्वल टू रिएक्टेंट के टर्म में क्या लिखेंगे, -1/2। तो 1/2 क्यों आ रहा है, 1/2 इससे आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये कोफिशिएंट 2 है, तो जो कोफिशिएंट होते हैं उनसे डिवाइड किया जाता है, क्योंकि एक रिएक्शन होगी तो उसके 2 मोलिक्यूल डिक्रीज, और एक रिएक्शन होगी जो रिएक्शन का रेट कहेंगे तो क्या माना जाएगा कि 2, तो इसका जो डिसअपियरिंग का रेट है ये क्या बता रहा है कि किस तरह से इसकी कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज हो रही है। लेकिन रिएक्शन एक हो रही है तो उसकी कंसंट्रेशन 2 डिक्रीज हो रही है, लेकिन रिएक्शन तो आधी हुई है,
है ना, 1/2। तो इसका जो रेट है, लेकिन रिएक्शन का रेट इसका क्या हाफ है। कुल मिला के बात ये रखनी है, कोफिशिएंट जो है बच्चों उससे डिवाइड किया जाता है, कोफिशिएंट जो रहते हैं उनसे डिवाइड किया जाता है। प्रोडक्ट के टर्म में रेट को लिखा जाता है तो पॉजिटिव साइन आता है, जब रिएक्टेंट के टर्म में लिखा जाता है तो नेगेटिव साइन यहाँ पर आता है। यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट, हम यहाँ पे यूनिट की अगर बात करें कि यूनिट किस तरह से लिखते हैं रिएक्शन रेट की, तो यूनिट रेट क्या कैसे लिखा जाता है बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम लिखा जाता है। कंसंट्रेशन की यूनिट किस तरह लिखोगे, मोल पर लीटर, 1 लीटर में कितनी मोल्स हैं, और टाइम की सेकेंड। तो रेट की जो यूनिट होगी, आर की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगी, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्योंकि आपका लीटर भी नीचे और सेकेंड भी नीचे, तो क्या हो गया, ऊपर ले जाओगे तो क्या लिख सकते हो इसको, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये रही बच्चों रेट की यूनिट। तो यहाँ पर हमने दो केवल बात की है बच्चों, एक तो बात की अगर कोफिशिएंट रहते हैं तो उनसे डिवाइड करके इस तरह से हम रेट लिखते हैं। रिएक्टेंट के टर्म में जो है बच्चों, रिएक्टेंट क्योंकि डिक्रीज हो रहा होता है इसे माइनस आता है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होती है तो इसे वहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव साइन आता है। रिएक्शन का जो रेट है, जैसे कि हमारी गाड़ी चलती है रोड पर, तो उसकी जो स्पीड है उसको किस किस कारक पर, फैक्टर्स पर से वो अफेक्ट होती है। जैसे गाड़ी है, रोड किस तरह की है, ड्राइवर किस तरह का है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं गाड़ी जो रोड पर चल रही है। ड्राइवर भी डिपेंड करेगा कि किस तरह का ड्राइवर है, रोड किस तरह की है, ठीक है। ऐसे ही रेट, रिएक्शन चल रही है, ए टू बी चेंज हो रहा है, तो उसके कौन कौन से कारक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे उसका रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट हो रहा है। एक तो बच्चों इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन है, तो जैसा कि हम आगे देखने वाले, रेट किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, तो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता है। दूसरा बच्चों टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि रिएक्शन के रिएक्टेंट को एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी कह दो ना, एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो यहाँ से यहाँ तक का गैप है तो इसको क्रॉस करना पड़ता है, इसको क्रॉस करना पड़ता है एक्टिवेशन एनर्जी को। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, इजीली क्रॉस कर जाएगी, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उतनी एनर्जी रख पाएंगे एक्टिवेशन के बराबर और जंप कर पाएंगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ को। तो रेट इन जनरल, रेट टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चों 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर किसी रिएक्शन का 35 है और उसका रेट 25 है, इनको डिवाइड करें तो इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट की 10 डिग्री बढ़ाने पर उसका रेट कितना बढ़ गया। तो रेट का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। किसका, रेट कांस्टेंट है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और रेट कांस्टेंट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर जो टर्म यूज करें हम, रेट कांस्टेंट यूज करें, जो कि आगे समझने वाले हैं कि रेट कांस्टेंट क्या है। रेट क्योंकि हम देखेंगे बच्चों कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल है, तो रेट इजकल टू करते हैं तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है और उसी को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पर बच्चों, क्योंकि रेट तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड है जो समय के साथ डिक्रीज होता है, लेकिन रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। लेकिन रेट है, लेकिन ये किस चीज़ का रेट हो, अगर कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की क्या हो, यूनिटी कंसंट्रेशन हो, आगे डेफिनेशन इसकी देखने वाले, यूनिटी कंसंट्रेशन हो, तो ये कांस्टेंट बन गया है, जो रेट कांस्टेंट है। और कौन से वाले रेट को बताएगा रेट, ये भी जैसे ये रेट बता रहा है, ये उस रेट की बात करते हैं जब कंसंट्रेशन क्या हो, रिएक्टेंट की यूनिटी हो। आगे डेफिनेशन हम इसकी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो रेशियो कर रहे हैं हम, ना कि रेट का, बल्कि किसका रेशियो की बात कर रहे हैं हम, यहाँ रेट कांस्टेंट के रेशियो की बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट के नेचर पर भी कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं, जैसे कि आयनिक रिएक्शन हो गई, कुछ रिएक्शन काफ़ी स्लो होती हैं। तो रिएक्टेंट की नेचर किस तरह की है उस पर भी डिपेंड करता है कि रेट रिएक्शन का क्या होगा। इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट, रेट के रिएक्शन को बढ़ा देता है, कैटलिस्ट किस तरह से इंक्रीज कर देता है बच्चों। ये कैटलिस्ट अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, कैटेलाइज्ड है तो एक्टिवेशन एनर्जी के रूट को चेंज कर देता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, क्या करता है कैटेलिस्ट, उसके एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देता है, रूट जाने का रूट डिफरेंट कर देता है। अनकैटेलाइज्ड है तो ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी रिएक्टेंट की क्रॉस करने की कम हो जाएगी, प्रोडक्ट में चेंज होने की। अगर कैटेलाइज्ड है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, ये वाला बैरियर अब क्रॉस होगा और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ए कैटलिस्ट जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जनरली क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथ, कि एक दूसरा पाथ हमें देता है। प्रीवियस वाले पाथ में ज़्यादा चढ़ाई चढ़ करके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होना था, लेकिन जब कैटलिस्ट यूज करते तो क्या देता है, डिफरेंट पाथ देता है। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि
क्या डिफरेंट पाथ से जाती है कैटेलाइज से? हाँ, उसका जो पाथ होता है जाने का पाथ हो डिफरेंट कर देता है, उस पहले वाले रास्ते से वो नहीं जाता बल्कि दूसरे रास्ते से जाता है कैटेलाइज। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो रिएक्टेंट तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया, अगर बच्चों सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्शन जो है फास्ट होगी। तो यहाँ पर हमने रेट की बात की, जो कि इनकी रिएक्शन का रेट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बहुत सिंपल बात है, रिएक्शन के रेट मतलब कितनी स्पीड से, तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट किस तरह के हैं उस पर डिपेंड करता है, और कैटेलिस्ट पे डिपेंड करता है, कैटेलिस्ट किस तरह से इनकेस करता है वो उसके जाने के रूट को चेंज कर देता है। कैटेलाइज रिएक्शन क्या करती है बच्चों, उसके जाने के रूट को चेंज कर देता है। सरफेस एरिया बढ़ा दें तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। यहाँ बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि मोलिकुलरिटी इसको बोलते हैं। तो मोलिकुलरिटी बच्चों क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ऑल द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर टर्म क्या यूज कर रहे हैं हम, सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मोलिकुलरिटी नाम भी वही सारा, मोलिकुलरिटी मतलब जितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री ऑफ सिंपल रिएक्शन। तो हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ से अगर ए से पी बना तो सिंगल रिएक्शन से नहीं बना है, पहले ए से बी बना होगा और बी से फिर सी बना होगा और सी से फिर डी बना पी बन गया होगा। तो ये जो रिएक्शन है इतने स्टेप लिए हुए हैं, तो इसलिए एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन नहीं रही, ये कैसी हो गई, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब उसके अंदर बहुत सारे स्टेप है। तो यहाँ हम कौन से वाले को कहेंगे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एलिमेंट्री का रिएक्शन का मतलब क्या है, ए से सीधा पी, कोई स्टेप नहीं बीच में, सिंगल स्टेप केवल, बीच में कुछ और रिएक्शन नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है, सीधी सादी है, सिंपल है, ठीक है। इसी को क्या बोल रहे हैं बच्चों, एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोल रहे हैं। एलिमेंट्री है, केवल एक ही स्टेप में होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होती है। तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या बोलते हैं, कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करें, तो क्या इसका काउंट करें, क्या इसका काउंट करें, क्या इसका काउंट। तो मोलिकुलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए नहीं है, मोलिकुलरिटी केवल सिंगल स्टेप्स में हम कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करें किसी रिएक्शन में, किसके लिए, सिंपल और एलिमेंट्री के लिए। सिंपल और एलिमेंट्री स्टेप के लिए मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन की अगर बात करें तो इसकी मोलिकुलरिटी 2 है, ये सिंपल रिएक्शन है क्योंकि नंबर एक रिएक्टेंट 2 रिएक्टेंट, तो इसकी मोलिकुलरिटी बच्चों क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, डिसोसिएशन अमोनिया क्योंकि इसमें 2 मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए इसकी मोलिकुलरिटी क्या है, 2 है। जनरल रिएक्शन तो इसकी मोलिकुलरिटी की बात करें तो कितनी होगी, नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने पार्ट्स कर रहे हैं, Na+N2 कर रहे हैं पार्टिसिपेट, यहाँ पर 200। तो मोलिकुलरिटी आपने बच्चों यहाँ पे देखा, मोलिकुलरिटी का मतलब क्या था, कितनी संख्या में रिएक्टेंट्स हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट की बात की थी हमने। तो यहाँ पर बात है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन किसको कहते हैं और मोलिकुलरिटी में क्या डिफरेंस है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको कहा जाता है। थोड़ा सा समझने वाली बात है बच्चों ये। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं, it is the sum of the power of the concentration term in the rate law। तो बच्चों एक रेट लॉ लिखा जाता है रिएक्शंस के लिए, एक रेट लॉ लिखा जाता है A टू प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर रेट लिखते हैं कि ये रेट लॉ, ये कौन सा लॉ, कानून फॉलो कर रहा है। ये रिएक्शन, सारी रिएक्शंस एक रेट लॉ फॉलो करती हैं, एक कानून को फॉलो करती हैं। जैसे कानून हम रोड पे चलते हुए कुछ नियम को फॉलो करती हैं, ऐसी इनके रेट जो है एक पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, रेट लॉ बोलते हैं, उसको मानेगी उस कानून को। जैसे कि ये अगर सपोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा, एक कांस्टेंट, और ए अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ 1। सपोज ये रिएक्शन थी A+B, लेकिन ये 1 को यहाँ से इसका ये कोफिशिएंट नहीं है, इस कोफिशिएंट को नहीं कहेंगे हम, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। इसकी कंसंट्रेशन किस तरह से रेट पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर हम रेट लॉ में ये इसका कोफिशिएंट नहीं है। जैसे A to B 7P, सपोज यहाँ पर 1 है, ये कोफिशिएंट भी 1 है, तो इसका रेट लॉ ऐसे हुआ कि A की पावर में नहीं, यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा दिया जानबूझ करके, ये 1 है तो ताकि आपको बता रहा है ये कोफिशिएंट्स नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट नहीं निकाला गया। इसका रेट जो है A की कंसंट्रेशन पर डबल है ना, 2 बार डिपेंड कर रहा है। अगर कंसंट्रेशन इसकी 2 बढ़ाएंगे तो रेट 4 बार बढ़ रहा है, ठीक है। तो और उसकी डबल पावर पर डिपेंड कर रहा है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा अफेक्ट कर रही है रेट को। और बी,
तो ये p की पावर 1 है, तो इसका टोटल ऑर्डर रिएक्शन का क्या हो गया, 3 हो गया। इसी चीज को हम कह रहे हैं इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन इन द रेट ला, ये क्या है, रेट ला है। रेट इसके रिएक्शन की बात करेंगे तो इस कानून को फॉलो करेगा। हम रेट इस इक्वेशन को में वैल्यूज रख करके निकाल सकते हैं। जैसे क्या बोल रहे हैं, इस इक्वेशन को क्या बोल रहे हैं, रेट ला बोल रहे हैं। तो उसकी जो पावर है उनका जो सम है, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट ला इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। तो ये जो रेट ला है क्या है, ये टोटल थर्ड ऑर्डर है, 3 ऑर्डर की रिएक्शन है। ऑर्डर इसका कितना है, 3 है। 2 ऑर्डर जो ए की रेस्पेक्ट है और 1 ऑर्डर क्या है, पी के रेस्पेक्ट में है। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हुज कंसंट्रेशन डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब ऑर्डर क्या हो गया कि ए की कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट किस तरह अफेक्ट हो रहा है, या बी की कंसंट्रेशन चेंज करने पर किस तरह से अफेक्ट हो रहा है। अगर इनकी कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट अफेक्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये जीरो, उसके रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर हो जाएगी। तो यहाँ ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। और होता क्या है, जो रेट ला में ये जो पावर लिखी रहती है वो क्या होता है, ऑर्डर होता है। वो क्या कहलाता है, ऑर्डर हो जाता है। तो ऑर्डर कुल मिला करके बच्चों ऑर्डर क्या हुआ कि जो रिएक्शन का रेट है वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स जो हमने यूज किए उनकी कंसंट्रेशन चेंज करने पर किस तरह अफेक्ट करा है। अगर मैं सपोज इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दूंगा तो रेट कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर इसकी कंसंट्रेशन में डबल कर दूं इनिशियल से तो रेट कितना बढ़ेगा, केवल 2 ही गुना बढ़ेगा। तो ये हमारे कंसंट्रेशन किस तरह से रेट को अफेक्ट कर रहे हैं, उनकी जो पावर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहलाती है। मोलिकुलरिटी क्या थी, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोलिकुलरिटी क्या थी बच्चों, नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनके कोफिशिएंट का सम हो गया एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन में। ऑर्डर में वो कोफिशिएंट नहीं है बल्कि वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है कि उसकी कंसंट्रेशन चेंज करके देखते हैं कि किस तरह से वो रेट को अफेक्ट करे, कितने टाइम अफेक्ट कर रहे हैं। अगर अफेक्ट नहीं करे तो जीरो ऑर्डर हो गया। तो यहाँ एक सपोज कोई रिएक्शन है और उसमें के ए की पावर मैंने लिख दिया x, और हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अगर हम इसकी कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो ये 8 टाइम बढ़ जा रहा है। रेट कितना बढ़ जा रहा है, 8 टाइम बढ़ जा रहा है ये डबल करने पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेट जो है इसका ए की पावर क्या रही होगी, 3 रही होगी। तभी तो इसकी कंसंट्रेशन हमने क्या कर दी, डबल कर दी, 2 × 2 × 2। तो रेट कितने टाइम बढ़ा होगा, 8 टाइम बढ़ गया उसका। सपोज कोई रिएक्शन ऐसी है ए और हमने पावर x कह दिया कि इसकी कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, रेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो रेट है वही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट पे इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या, इसके रेस्पेक्ट में ये जीरो ऑर्डर है, इसकी कंसंट्रेशन कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों। A2 प्रोडक्ट, तो यहाँ पर रेट कैसे लिखा जा रहा है, के ए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया, 1 हो गया। तो रेट क्या है बच्चों, इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट ला इक्वेशन। रेट ला इक्वेशन में जो उसकी पावर होती है। डिफरेंस क्या है, मोलिकुलरिटी बच्चों, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन में, जबकि ऑर्डर क्या है, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट ला। रेट ला के अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, रेट ला के अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनकी जो पावर्स है उनका सम है ऑर्डर। इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, लेकिन ये डिटरमाइन किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है बच्चों। ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो हमेशा होल नंबर होगा, जब इट कैन बी होल नंबर एज वेल एज ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी हो सकता है किसी, ये क्या हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है कि ये कितनी होगी, पावर जो है 1.5 हो गई ना, इस तरह भी फ्रैक्शन भी। एक्सपेरिमेंटली इसकी कंसंट्रेशन इसके रेट को किस तरह से अफेक्ट कर रही है, तो ये इसको एक्सपेरिमेंट में निकाला जाता है। लेकिन ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो तो होल नंबर रहेगा, लेकिन ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। इट कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो एक कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन इट कैन बी जीरो। तो खाली रेट में अगर जीरो हो गया ऑर्डर तो वो तो ये कहेगा कि कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट अफेक्ट नहीं हो रहा है, सिंपल। तो जीरो भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ मॉलिकुलरिटी जीरो नहीं कह सकते, क्योंकि नंबर ऑफ मोल है, वो नंबर ऑफ मोल कुछ ना कुछ तो होंगे ही रिएक्शन में। 0 मोल हो गए तो इसका मतलब रिएक्शन ही नहीं हो रही है। ये इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, जैसे कि पहले बताया सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, कोई महत्व नहीं है इसका। एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड फ्रॉम ईच एलिमेंट्री स्टेप इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अलग अलग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होगी उसकी ईच स्टेप्स के लिए बताया जाएगा। इट इज ऑलवेज द सेम फॉर ओवरऑल रिएक्शन वेदर द रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स और सिंपल। ओवरऑल जो रिएक्शन होगी वो क्या है, उसके लिए सेम होगा।
चाहे एक स्टेप में हो रही है चाहे मल्टीपल स्टेप में हो रही है। तो यहाँ पर हमने बात की बच्चों मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये बात शायद समझ में आई होगी। मोलिकुलरिटी सिंपल, मोलिकुलरिटी नंबर ऑफ मोल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑर्डर कंसंट्रेशन किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। रेट ला, ये इंपॉर्टेंट हो गया, किसी रिएक्शन का रेट ला किसको बोलते हैं, कौन सा कानून रेट किस तरह से फॉलो करता है। ला किसके लिए, रेट के लिए। कोई रिएक्शन है प्रोडक्ट में चेंज हो रही है, तो इसका जो रेट है वो कौन सा कानून फॉलो कर रहा है। कानून मतलब यहाँ पर हो गया कि उसकी जो रिएक्टेंट है उनकी कौन सी पावर है ना, इसको डबल ट्रिपल करने पर ये इसका रेट किस तरह से अफेक्ट हो रहा है, वो डिपेंड करेगा पावर पर। और ये क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहलाती है उस पर्टिकुलर के रेस्पेक्ट में। तो जैसे कि यहाँ पर कोई जनरल रिएक्शन लिखी है, यहाँ पर ए लिखा है कोफिशिएंट बी, लेकिन रेट में यहाँ पर देख रहे हो अल्फा लिखा है, बीटा लिखा है, क्योंकि ये कोफिशिएंट्स नहीं है। अल्फा बीटा भी आएगा कहाँ से, एक्सपेरिमेंट करके आएगा, इनकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए रेट मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया बच्चों, ऑर्डर इसका हो गया, ऑर्डर अल्फा प्लस बीटा ऑर्डर हो गया इसके लिए, ठीक है। उनका सम होता है, जो कंसंट्रेशन पावर्स कंसंट्रेशन लिखी जाती है उसकी जो पावर्स होती है उसके सम को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। आर द मोल कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, ठीक है। अब अगर हम बच्चों के को डिफाइन करना चाहें तो के को किस तरह से, क्योंकि ये के क्या है बच्चों, ये रेट है, लेकिन ये क्या है, ये भी रेट है, लेकिन रेट कॉन्स्टेंट है, रेट कॉन्स्टेंट है। तो रेट कॉन्स्टेंट कैसे डिफाइन किया जाएगा बच्चों, के इज कॉन्स्टेंट कॉल्ड वेलोसिटी कॉन्स्टेंट कह दो या फिर रेट कॉन्स्टेंट कह दो। कब कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, ए और बी की कंसंट्रेशन क्या मान रहे हैं, यूनिटी मान रहे हैं। तो रेट इजकल टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 1 रख दिया तो इजकल टू के हो जाएगा। तो ऐसा रेट जब रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 है, ऐसे रेट को हम क्या बोलते हैं, रेट कॉन्स्टेंट कहते हैं। may be defined as the rate of the reaction when the concentration of each reactant is taken as unity। अगर कंसंट्रेशन क्या ली जाए, यूनिटी ली जाए, जैसे कि ऊपर 1 रख दिया है ना, टेकन एज यूनिटी, दैट इज वाई द रेट कांस्टेंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक टर्म बच्चों कहीं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कहीं पर आती है, उसका मतलब होता है उसके रेस्पेक्ट में जो वेरिएबल्स हैं उनको क्या कर देते हैं, यूनिटी कर देते हैं। तो क्या, या फिर ये क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहलाएगा। रेट कांस्टेंट कह दो या फिर क्या कह दो, इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कह दो, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोल सकते हैं। मतलब जो भी हमारे रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन क्या है, उसमें यूनिटी है, ठीक है। और इन जनरल हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या होगी, वो वाला रेट हो गया जिसमें कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की क्या है, 1 है। तो यहाँ पर जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, अब रेट की तो यूनिट सेम है, रेट की यूनिट तो हमेशा एक ही है, लेकिन रेट कांस्टेंट की यूनिट चेंज होती रहेगी, डिपेंड करेगा कि एक्स क्या है। एक्स ऑर्डर फर्स्ट है, ऑर्डर रिएक्शन अगर कितनी फर्स्ट ऑर्डर की है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और होगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट कुछ और होगी। अगर एक्स 2 है, जो कि हम देखेंगे सेकेंड ऑर्डर है, तो इस रेट कांस्टेंट की यूनिट कुछ होगी। जबकि रेट की यूनिट हमेशा क्या रहेगी, रेट की यूनिट तो हमेशा जैसा ऊपर निकाला dx/dt से, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। लेकिन रेट कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड करेगी इनके ऑर्डर पर, किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो आपको पहले क्या लिखाना चाहिए, रेट ला लिखना आना चाहिए, और फिर हम क्या है, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकालेंगे। जैसे कहा, मैं कहूँ कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का रेट ला लिखो, फर्स्ट ऑर्डर ये लिखना आना चाहिए आपको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक ही रिएक्टेंट मान लेते हैं, उसमें सपोज एक ही रिएक्टेंट है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट ला क्या होगा, R=K, ए की पावर खाली क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। अगर मैं कहूँ कि सेकेंड ऑर्डर का रेट ला लिखो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, तो रेट ला कैसे लिखोगे, R=K, ए की पावर क्या कर दो आप, 2 कर दो। तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए किस तरह से रेट ला लिखती हैं। अगर मैं कहूँ थर्ड ऑर्डर का रेट ला लिखो, थर्ड ऑर्डर का, तो कैसे लिखोगे, R=K, ए की पावर क्या कर दोगे, 3 कर दोगे। अगर मैं कहूँ जीरोथ ऑर्डर का रेट ला लिखो, तो R=K, ए की पावर क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, या फिर कह दो R= क्या कर दोगे, K कर दोगे। तो क्योंकि रेट की यूनिट हम जानते हैं, कोई फार्मूला पता है तो हम यूनिट्स निकाल सकते हैं। रेट की यूनिट कितनी रहेगी बच्चों, एक चेंज इन कंसंट्रेशन है, मोल पर लीटर है, और TD की सेकेंड है, तो यहाँ से क्या बन गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो गई। तो रेट की तो फिक्स है, यही यूनिट रहेगी। अकॉर्डिंगली फिर के की निकालेंगे, और कंसंट्रेशन की क्या रहती है, कंसंट्रेशन की मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर। तो इनकी वैल्यू इसकी के की अकॉर्डिंग किस ऑर्डर की रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग निकाली जा सकती है, जैसे कि हम नीचे अब देखने वाले हैं।
तो बच्चों अगर हम जीरो ऑर्डर की रेट की बात करें तो रेट जो होता है, रेट मतलब dA/dt की टर्म में यहाँ पर लिख दिया हमने चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, तो क्या रहेगा K0 रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर जैसा कि बच्चों जीरो ऑर्डर के लिए हमने रेट लिखा, रेट क्या है R=K, ए की पावर कितनी क्या है, जीरो की है, तो क्या हो गया R=K हो गया, खाली R= क्या हो गया, K हो गया। R को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ dt। अब K0 की मुझे यूनिट निकालें तो क्या हो जाएगी, K0 की यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट ऑफ A अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ A अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। मोल पर लीटर, और लीटर को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, लीटर को डेसीमीटर क्यूब भी लिखते हैं। तो मोल डेसीमीटर पर डेसीमीटर क्यूब या फिर मोल डेसीमीटर -3। मोल चाहे तो आप जो है बच्चों इसको क्या लिख सकते हो, मोल पर लीटर लिख सकते हो कंसंट्रेशन की यूनिट, या फिर क्या लिख सकते हो, मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, या फिर बच्चों क्या लिख सकते हो इसको, मोल डेसीमीटर की पावर -3, इसको ऊपर ले जाओ, क्या लिख सकते हैं इसको कंसंट्रेशन, मोल डेसीमीटर की पावर -3, और टाइम क्या हो गया, सेकेंड आ गया। तो यूनिट K0 की यूनिट क्या आ गई, मोल डेसीमीटर -3 सेकेंड इनवर्स हो गई। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट है ये, ना कि रेट की तो फिक्स है, रेट कांस्टेंट की चेंज होती रहती है। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट हो गई। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लगा क्या लिखेंगे, K1A और इसकी पावर 1 लिखेंगे, रेट मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और K1 की यूनिट्स निकालेंगे तो K1 की यूनिट क्या आएगी, यहाँ पर dA/dt, और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, माइनस आप इग्नोर कर सकते हो, यूनिट निकालने में माइनस का कोई रोल नहीं है। तो कुल मिला के ए कहाँ चला गया, इसके नीचे चला गया, इनकी यूनिट्स रख दो तो K1 की फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट निकल आएगी। तो dA चेंज इन कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, कंसंट्रेशन ही होगी। चेंज इन कंसंट्रेशन की यूनिट बच्चों क्या होगी, तो कंसंट्रेशन की यूनिट है, कंसंट्रेशन की यूनिट लिखेंगे, ठीक है। dt चेंज इन टाइम की यूनिट क्या लिखोगे, टाइम की यूनिट लिखोगे। तो चेंज इन कंसंट्रेशन मोल पर लीटर या मोल डेसीमीटर -3, इसकी यूनिट क्या लिखोगे कंसंट्रेशन की, मोल डेसीमीटर। टाइम की यूनिट क्या लिखोगे बच्चों, सेकेंड लिखोगे। तो ये मोल पर लीटर dA से dA कट गया, इसकी यूनिट से ये कट गया, तो क्या रह गया, सेकेंड इनवर्स रह गई इसकी यूनिट। ऐसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों, तो उसकी यूनिट क्या लिखेंगे हम, रेट -dA/dt। सेकेंड ऑर्डर है तो क्या लिखाएंगे, K2A। तो रेट सेकेंड ऑर्डर के लिए लिखोगे तो इस तरह लिखो, A की पावर कितनी रखूँ बच्चों में, 2 रखूँ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। और रेट को क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस रिएक्टेंट की टर्म में रेट को क्या लिख सकते हैं, dA/dt। तो क्या हो गया, A की पावर 2 हो गया। आपको यूनिट किसकी निकालनी है बच्चों, K की निकालनी है। तो K इन दोनों से देखो रिलेशन क्या आएगा, K1/A की पावर 2 इंटू dA/dt। क्या किया बच्चों, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, K कहाँ चला गया, इसके साथ चला गया, A कहाँ चला गया बच्चों, यहाँ पे चला गया, A² यहाँ चला गया। तो यहाँ पे एक पावर, तो क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है, चेंज इन कंसंट्रेशन की यूनिट सेम रहेगी, तो dA किससे कट गया, A की हो गया। कैसा कट गया, केवल कंसंट्रेशन मतलब यूनिट निकालने की टर्म में कट गया, अदरवाइज नहीं कटेगा ये, क्योंकि इसकी जो यूनिट है वही चेंज इन कंसंट्रेशन की वही सेम यूनिट है। तो आप क्या रख दो, 1/A रह गया, और A कंसंट्रेशन क्या रहेगी बच्चों, मोल पर लीटर लिख दो इंटू 1/सेकेंड लिख दो। तो इसकी लीटर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगी, और मोल इनवर्स, मोल तो इनवर्स हुआ, लीटर पलट के ऊपर गया तो लीटर, और क्या आएगी, सेकेंड इनवर्स हो गई। और लीटर की जगह आप डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, लीटर की जगह क्या लिख सकते हो, डेसीमीटर क्यूब, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। इसकी यूनिट हो गई, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट हो गई। ऐसे बच्चों एंड सो ऑन निकाल सकते हैं हम, थर्ड ऑर्डर की निकाल सकते हैं, 1/3 हो गया तो उनकी यूनिट्स रखेंगे, मोल पर लीटर, ये इस तरह से है ना। अगर हाफ ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पर हाफ लगा देंगे, हाफ ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट लग क्या हो जाएगा, हाफ ऑर्डर रिएक्शन के लिए A की पावर हाफ हो गया, और आप हाफ ऑर्डर के लिए इसकी क्या निकाल सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो, क्योंकि R की यूनिट क्या रखोगे, R की यूनिट रखोगे चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन dt, A की पावर हाफ। तो K की यूनिट निकाली है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कहाँ चला गया, A की पावर कहाँ चला गया, हाफ इंटू ऐसा लिख रहा हूँ dA/dt, dA/dt। अब इसकी कंसंट्रेशन, इसकी यूनिट्स हम जानते हैं, क्या कंसंट्रेशन की यूनिट है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर है, क्या है, हाफ इंटू इसकी कितनी है, मोल पर लीटर है, अपॉन कितनी है, सेकेंड है। अब इसको रीअरेंज कर लो तो इसकी यूनिट क्या आ गई, खुद से निकाल के देखो, ये आ जाएगी,
ऐसे बच्चों इन जनरल nth ऑर्डर की रिएक्शन निकाले तो nth ऑर्डर के लिए आप पहले रेट ला लिखो याद करने के बजाय। nth ऑर्डर के लिए बच्चों रेट ला क्या होगा, जो कंसंट्रेशन उसकी पावर n होगा, ठीक है। और रेट को किस तरह से लिखोगे, dA अपॉन dt। कंसंट्रेशन किस तरह से चेंज हो रही है समय के साथ में, k a की पावर n हो गया। अब k इजकल टू क्या आ गया बच्चों, 1 अपॉन a की पावर n आ गया इंटू dA अपॉन dt हो गया। अब इनकी वैल्यूज रख दो मोल पर लीटर, जैसे कि हमने हाफ ऊपर किए तो क्या आएगी बच्चों, ये यूनिट्स आएगी। अब आपको सारा इस तरह से खुद से इसकी वैल्यू ऐसे याद ना करके कि क्या होती है, आप सीधे किस तरह से सीखना है, इसका रेट ऑर्डर निकालना से, मतलब यहाँ पर आपको रेट ला लिखना आना चाहिए और रेट ला से फिर रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। किस तरह से हम यूनिट निकालते हैं, तो यूनिट के लिए बच्चों ये प्रैक्टिस है। अगर फर्स्ट जीरो ऑर्डर है रिएक्शन, अगर हाफ ऑर्डर है, 1 ऑर्डर है, 3/2 ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है, तो उस तरह से इनकी बच्चों जो यूनिट्स आएंगी ये यूनिट आएंगी, इनको आपको निकाल के ट्राई करना है, प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे बच्चों मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ इंटीग्रेशन ऑफ रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम जो रेट ला बात कर रहे थे, तो रेट ला बच्चों एक डिफरेंशिएशन फॉर्म में dA अपॉन dt इसका टू क्या करते हैं हम, जितने भी ऑर्डर रिएक्शन है उसके हिसाब से हम रेट ला लिखते हैं। एन की वैल्यू चेंज होती रहेगी, यहाँ पर 0 1 2 3 जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले इस इंटीग्रेटेड रेट ला की, कैसे किस रेट ला की, इंटीग्रेटेड मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटेड रेट ला, रेट एक्सप्रेशन हमारे आ जाएंगे। सिंपल है, डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या जनरल रूल रहेगा, जिस ऑर्डर की रिएक्शन होगी पहले क्या स्टेप रहेगा, रेट ला लिखेंगे। रेट ला लिखने के बाद यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक तो कंसंट्रेशन एक टाइम है, तो दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग करेंगे। मतलब dA के नीचे हम क्या ले जाएंगे, a की पावर n ले जाएंगे और इधर इक्वल टू k dt हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट की टर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा एक माइनस भी चलेगा, जैसे कि हमने देखा। और उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट इनको कर देंगे, सभी में सेम फॉलो, चेंज क्या आएगा, n की पावर चेंज आएगी। कहाँ से, इनिशियल कंसंट्रेशन इंटीग्रेट विद लिमिट कर रहे हैं तो जीरो का इनिशियल कंसंट्रेशन t टाइम तक कंसंट्रेशन, t इक्वल टू 0 से t तक। किस तरह लिखना है हमें, पहले किसी भी उसका अगर रेट ला निकालना है इंटीग्रेटेड, क्या लिखना है, पहले रेट ला लिखना है, a की पावर n, रेट ला शायद लिखना सीख ही जाओगे अगर ध्यान सुन रहे हो तो dA अपॉन a की पावर n आ गया, इधर आ गया k dt, सबको इंटीग्रेट करना 1 बाई 1, देखो बार बार समझ में आ जाएगी कहानी। जीरो ऑर्डर, सपोज कोई रिएक्शन है और जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर के लिए रेट ला क्या होगा, r इक्वल टू खाली k होगा, a की पावर क्योंकि जीरो है, किसी पावर जीरो होती है तो वो क्या होता है 1 होता है, तो r इक्वल टू क्या हो गया, k हो गया। रेट को क्या लिखोगे आप, रिएक्टेंट की टर्म में रेट लिखा जाएगा dA अपॉन dt लिखा जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, k। अब क्या निकालना, इंटीग्रेटेड ला निकालना, तो दोनों वेरिएबल्स को दोनों साइड ले जाएं, माइनस dA इक्वल टू k dt हो गया। और क्या कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें आगे, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल कंसंट्रेशन से कहाँ पर, t टाइम तक कंसंट्रेशन तक, तो टाइम क्या था, जीरो था, कहाँ तक, t तक। तो इस तरह से हम क्या लिखा बच्चों, ऑर्डर लिखा, फिर क्या रीअरेंज किया है, t वाला वेरिएबल इधर ले गए, कंसंट्रेशन वाला वेरिएबल इक्वल के उधर ले गए, फिर क्या करना होता है, इसको इंटीग्रेट करना होता है। कहाँ से इंटीग्रेट किया, किस लिमिट में, इनिशियल कंसंट्रेशन t टाइम तक कंसंट्रेशन, t इक्वल टू 0 t। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन आएगा dA का क्या इंटीग्रेशन आएगा बच्चों, a आएगा, इंटीग्रेशन dA का क्या होता है, a होता है, और जो लिमिट्स रहेंगी वो लिमिट्स आ जाएंगी। लिमिट क्या है, a नोट से a टाइम t तक, तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और एक माइनस यहाँ पर रेटला में, यहाँ पर ये माइनस हमारा चलता है, तो क्या हो गया, a0 माइनस a, और इसका जब इंटीग्रेशन क्या हो गया, k0 t हो गया। तो ये हमारा इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गया किस ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। इसके कुछ ग्राफ प्लॉट्स करने हैं, जैसे कि रेट वर्सेस टाइम। रेट वर्सेस टाइम एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, टाइम के साथ उसका रेट डिक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि रेट क्या लिखा जा रहा है, k लिखा जा रहा है, रेट क्या k लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर कोई टाइम वाली t टर्म नहीं आ रही, तो रेट जीरो ऑर्डर का रेट जो है बच्चों टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। और यहाँ पर ग्राफ जो सेकेंड ग्राफ प्लॉट गया है AT वर्सेस T, तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए AT और T में, तो AT वर्सेस T तो वेरिएबल से टाइम है और
कंसंट्रेशन कितनी है। तो इसका कंपेरिजन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करोगे। y एक्सिस पे क्या लिया 80, तो इसको रीअरेंज कर लो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में एक्सेस y एक्सिस पे 80 लाना है आपको, तो 80 इक्वल के उधर ले गए बच्चों, इक्वल टू 80 हम जो उधर ले गए तो पॉजिटिव हो गया, तो आ गया माइनस के नोट टी प्लस ए नोट हो गया। तो इसका कंपेरिजन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करें। एक्स एक्सिस पे क्या लें, टाइम वाला वेरिएबल लें, y एक्सिस पे क्या लें 80 लें, तो हमारा जो स्लोप आएगा वो निगेटिव स्लोप आएगा। स्लोप जो आएगा निगेटिव आएगा। निगेटिव कितना आएगा, m क्या है यहाँ माइनस के, तो स्लोप कितना है माइनस के नोट इसका स्लोप है। लेकिन रेट टाइम पे डिपेंड नहीं करता, इससे स्ट्रेट लाइन है। कहाँ से ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, रेट वर्सेस टी, इस इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ पर टाइम की पावर 0 है, टाइम के साथ में वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर रेट का ग्राफ मैं कंसंट्रेशन के साथ भी प्लॉट करना चाहूँ, रेट का ग्राफ कंसंट्रेशन के साथ में, तो भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो भी स्ट्रेट लाइन आएगी ना, टाइम पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, वो सेम रेट से चलेगी। हम बच्चों सेकेंड इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकाला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट पहले लिखना आना चाहिए। इस तरह लिखें हम के ए, और इसको किस तरह से लिखे हैं, रेट को चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ माइनस लगाया, अपॉन डी टी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। फिर आगे क्या काम है बच्चों, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, तो ए यहाँ पे क्या ले जाएं, ए ले जाएं, और क्या के डी टी, तो टी वाला वेरिएबल इधर ले गए और कंसंट्रेशन वाला वेरिएबल हम इधर ले गए, और इसको क्या कर दें इंटीग्रेट कर दें। फिर कहाँ से 0 से टी तक, तो बच्चों ये 1/x हो गया, तो इंटीग्रेशन बच्चों dx अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है ln x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ln ही आ जाएगा। फिर क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और t का इंटीग्रेशन क्या हुआ t हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ गया k1t आ गया। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे ln at माइनस ln का ln x माइनस ln y, तो क्या लिख सकते हैं उसको ln x अपॉन ln y, क्योंकि ये माइनस में तो डिनोमिनेटर में इस तरह लिख सकते हैं। माइनस को हटाएंगे तो a0 अब चला गया, at नीचे चला गया, माइनस यहाँ से रिमूव किया है, और इसको बच्चों इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसको अगर इस वाली इक्वेशन को मैं लिखूं, तो यहाँ पे क्योंकि माइनस है, तो अगर यहाँ से एंटी लॉग लूँ at अपॉन a नोट इक्वल टू, तो ई की पावर माइनस k1t हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस मैंने क्या किया इधर पहुँचा दिया, तो हो गया k1t। एंटी लॉग लेंगे तो ln यहाँ पर रहता है, तो अदर साइड के में चली जाती है, ई की पावर में चली जाती है, तो at इक्वल टू क्या हो गया, t इज इक्वल टू a नोट ई की पावर माइनस k1t, इस तरह से लिख के। अब इसको लिखा क्यों कि अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में वर्सेस टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वर्सेस टी करना है, तो ओ यहाँ पर दूसरा कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये एक्सपेंशन है केवल, तो इस तरह से डिक्रीज हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियली कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा विद टाइम। ये कहाँ से पता चला है, इस इक्वेशन से पता चल रहा है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किस तरह से बच्चों बढ़ती चली जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ में क्या होती है घटती चली जाएगी। अगर यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करें रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो जीरो ऑर्डर में देखा था रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो हमें वाई एक्सेस पे क्या ले रहे हैं रेट और एक्सेस पे कंसंट्रेशन, तो रिलेशन पता होना चाहिए। रेट का कंसंट्रेशन के साथ में रिलेशन कहाँ से आएगा, रेट लॉस आएगा, ए फर्स्ट ऑर्डर है तो के की पावर 1, तो यहाँ पर अगर वाई एक्सेस पे हमने रेट लिया और कंसंट्रेशन लिया, तो ये तो वाई इक्वल टू एम एक्स फॉलो हो रहा है सीधा सीधा। एक्स एक्सेस पे क्या हो रहा है सीधा एस कंसंट्रेशन हम लिखा है, कंसंट्रेशन की पावर 1 ले रहे हैं, तो क्या आएगा ओरिजिन से जाते हुए ग्राफ आएगा। स्लोप किसने स्लोप का आएगा, के स्लोप का ग्राफ आएगा, जबकि जीरो ऑर्डर में क्या आए थे स्ट्रेट लाइन आई थी। सेकेंड ऑर्डर के लिए बच्चों निकाले, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए पहला काम क्या होगा, रेट इक्वल टू क्या लिखोगे कंसंट्रेशन की पावर 2 लिखोगे, माइनस डी ए अपॉन डी टी करोगे इक्वल टू के ए की पावर 2 है। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ए की टर्म ले जाएं डी टी की टर्म ले जाएं, जो कि यहाँ पर है। तो बच्चों यहाँ से हमने इस तरह से रेट ला लिखा, और रेट क्या लिखा जा सकता है माइनस डी ए अपॉन डी टी लिखा जा सकता है। फिर क्या ए स्क्वायर को इधर ले गए, कंसंट्रेशन वेरिएबल इधर ले गए, टाइम के वेरिएबल इधर ले गए, कंसंट्रेशन चेंज का इनिशियल कंसंट्रेशन टू फाइनल कंसंट्रेशन टी इक्वल टू 0 टू टी
और फिर तो बच्चों इसका क्या गया इंटीग्रेशन क्या है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 से, और इधर डी टी क्या आएगा बच्चों के तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, टी इक्वल टू 0 से टी तक। तो इस तरह से ए की पावर 2 का जो इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पर क्या आएगा -1 अपॉन ए आएगा, -1 इस फार्मूले को यूज करके इक्वल टू के टी। तो यहाँ पर माइनस आएगा तो एक बाहर माइनस चलता है हमारा, वो प्लस हो गया और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी, तो हमारी ये इक्वेशन किसके लिए आ गई, सेकेंड ऑर्डर के लिए इक्वेशन आ गई, जिसको हम इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं एलसीएम लेकर के। इनिशियल कंसंट्रेशन को ए मान लिया तो टी टाइम पर कंसंट्रेशन इनिशियल ए थी तो ए माइनस एक्स होगी, तो इस फॉर्म में भी ये फार्मूला लिखा जा सकता है। ऐसे ही प्रीवियस वाली इक्वेशन को भी हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम क्या मानेंगे ए मानेंगे, तो एट टी टाइम पर कंसंट्रेशन क्या मान लोगे ए माइनस एक्स मान लोगे, तो इसको इस तरह लिख सकते हो ए अपॉन ए माइनस एक्स लिख सकते हो। ऐसे बच्चों मैं अगर आप लोगों से कहूँ यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा इसको बाद में देखेंगे हम, अगर रिएक्टेंट डिफरेंट है सेकंड ऑर्डर वन रेस्पेक्ट विद दिस और वन रेस्पेक्ट विद दिस, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी रहती है, जो कि हम बाद में देखेंगे क्योंकि उनको सेपरेट करना होता है। यहाँ पर इंटीग्रेशन उसी तरह से इसको जो है ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स से लिख रहे हैं जैसे कि पहला करते आए थे, और यहाँ इंटीग्रेशन में इनको दोनों वेरिएबल्स को 1 अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स को किस तरह से चेंज करें इंटीग्रेशन, ताकि जो यहाँ पर ए मान ले ए माइनस एक्स और प्लस बी अपॉन ए माइनस एक्स, और ए और बी की वैल्यू यहाँ से निकालने का हम ट्राई करें। तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, मतलब ए और बी की जो वैल्यू आई यहाँ पर कितनी आई 1 अपॉन ए माइनस बी आई, 1 अपॉन ए माइनस बी आई है, 1 अपॉन ए माइनस बी इसका टू 1 अपॉन ब्रैकेट में 1 अपॉन ए में 1 अपॉन बी माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए माइनस एक्स आ गया है, मतलब बी की आई होगी यहाँ पर माइनस में आई होगी। इस तरह सेपरेट करते हैं इसको, बाद में मैं नेक्स्ट टाइम बताऊँगा किस तरह से ये आया हुआ है। तो हम थर्ड ऑर्डर देखते हैं पहले बच्चों, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रेटला लिखोगे, क्या लिखोगे, सिंपल, तीनों रिएक्टेंट अगर एक हैं, तीनों रिएक्टेंट्स क्या एक ही है। थर्ड ऑर्डर का अगर थर्ड ऑर्डर पे डिपेंड करा, मतलब इस फॉर्म में रिएक्टेंट एक ही है, रिएक्टेंट एक ही है, तो रेटला कैसे लिखेंगे, आर इक्वल टू के ए की पावर 3 लिख देंगे। तो रेट किस तरह, डी ए चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इक्वल टू क्या ए की पावर क्या हो गया 3 हो गया। अब सेम कहानी चल रही है, कंसंट्रेशन टर्म एक तरफ ले जाओ, कंसंट्रेशन टर्म एक तरफ ले जाओ, टाइम वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, फिर क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से 0 से टी टाइम तक की कंसंट्रेशन, इतने टाइम से इतने तक कंसंट्रेशन, और इसको एक्स की पावर एन के फार्मूले से क्या कर दो, एक्स की पावर एन डी एक्स इजकल टू एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 से क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो। तो आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा k3t। तो यहाँ पर क्या है, हाफ ए की पावर 2 माइनस लिमिट लगाने के बाद ये इक्वेशन बनी। तो k3 अगर लिखोगे तो इस तरह से 1 अपॉन 2t 1 अपॉन ए की पावर 2 माइनस 1 अपॉन ए 0 की 2। तो बच्चों ये पैटर्न है। तो आपके लिए यहाँ पर अगर nth ऑर्डर का निकालना है तो ये, और देखो बच्चों nth ऑर्डर निकालना है तो रेट लगे हो जाएगा, रेट ला हो जाएगा आर इक्वल टू के ए की पावर एन हो जाएगा। और रेट क्या लिखा जा सकता है, डी ए अपॉन डी टी लिखा जा सकता है, के ए की पावर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। फिर इंटीग्रेटेड रेट ला निकालना है तो आप क्या करो बच्चों, यहाँ पर डी ए कंसंट्रेशन टर्म एक तरफ ले जाओ, ए की पावर एन इक्वल टू के डी टी, माइनस यहाँ पर चलता रहता है, और बाकी फिर क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करोगे तो ये एक जनरल इक्वेशन आएगी। चाहे इस इक्वेशन से सारी इक्वेशन से लिखी जा सकती है, एन इक्वल टू रखते रहो, जितने ऑर्डर की रिएक्शन, 0 ऑर्डर 0 रख दो, एन इक्वल टू 1 रख दो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखना है तो एन इक्वल टू 2 रख दो। तो सीधा सीधा आप जो है इन इक्वेशंस को फॉलो करते हुए भी रेटला, इंटीग्रेटेड रेटला लिख सकते हो, लेकिन सीधा याद करने के बजाय 2-3 स्टेप्स इसमें इंटीग्रेशन में रहते हैं। तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी है किस तरह से रेटला, इंटीग्रेटेड रेटला लिखा जाता है।